स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम जो हमारा क्लास 12 का जो होम साइंस है उसका 2023 का जो हम पिछले वर्ष का जो ये प्रश्न पत्र है एनुअल एग्ज़ाम का, तो इसका हम व्याख्यात्मक जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम लोग 1 से 70 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हमने हल कर लिया है। और उसके बाद हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू किया है जिसमें 20 प्रश्न थे और 20 में से हम लोग पहले लेक्चर में 10 प्रश्न को हल कर लिए हैं। और आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को समाप्त करेंगे होम साइंस का। उसके बाद हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस तीनों का आपका वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय दोनों तरह के प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बचा है तो तीनों का लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ हम लोग एक PDF उसको पढ़ेंगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम उसको लिखें या उस पर विस्तार से चर्चा करें तो फिर एक लंबा समय एक चैप्टर के ही आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लग जाएगा। तो उसको हम लोग थोड़ा तेज़ी से 2 से 3 लेक्चर में प्रयास करेंगे कि हम लोग तीनों सब्जेक्ट का जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस तीनों का जो लॉन्ग बच जाएगा उसको कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक फेज जो है हमारा इस 3 विषय का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम 2024 या 2022 का जो PYQ है उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। और इस तरह से 4-5 सेट को जब हम कर लेंगे तब आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि हमारा एक प्रश्न भी अब बोर्ड के एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। और आपको ये लक्ष्य बनाना होगा कि हमको 90% से ज़्यादा मार्क्स जो है हर हाल में हमें आपको 95% के करीब आपको टारगेट करके चलना होगा हर विषय में, तभी आप पूरे स्टेट लेवल पर बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो दूसरा लेक्चर है वहाँ हम लोग उसको शुरू करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है और इसमें हम लोग 1 से लेकर के इसमें हम लोग बताए थे पिछले बार कि 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के हमें उत्तर देना है 40 से 50 शब्दों में, और ये 20 नंबर का हमारा होगा। तो इस तरह से देखिए तो 70 में से 35 नंबर लगभग आपको वहाँ पर आएगा, तो 35 और 20 55 नंबर हो जाता है। और उसके बाद 15 मार्क्स जो है आपका वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा जिसमें 3 प्रश्न का हमें लॉन्ग में आंसर देना होगा। तो इस तरह से 70 का 70 हम थ्योरी से इसको गेन कर लेंगे। और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल 30 नंबर का जो आएगा उसमें आप एक अच्छा जो है प्रेजेंटेशन आप प्रैक्टिकल में भी दे सकते हैं। जब टाइम बचेगा तो एग्ज़ाम के समय हम प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करना। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा सेशन आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 10 नंबर बेरोजगारी तक हो गया है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ये अपमार्जक। अपमार्जक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपमार्जक जो है इसी को डिटर्जेंट भी कहा जाता है। इसी को हम अंग्रेजी में अगर देखें तो इंग्लिश में इसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। तो डिटर्जेंट का अर्थ अगर देखें तो ये ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग आपको कपड़ों और अन्य घरेलू जो सामान होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, उसकी सफाई के लिए किया जाता है। तो वैसे पदार्थ को हम अपमार्जक कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि अपमार्जक क्या होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। पहले तो इसको लिखने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो फिर ये सब हमारा बेहतर नहीं हो पाएगा। हम यहाँ लिखेंगे आंसर, कितना नंबर क्वेश्चन है 11, और हमें लिखना है किस चीज़ के बारे में, अपमार्जक के बारे में। तो यहाँ हम अपमार्जक इस तरह से हेडिंग दे देंगे।
ठीक बीच में कॉपी का जो पेज होगा उसके ठीक बीच में आप इस तरह से हेडिंग देके और इस तरह से आप अंडरलाइन कर देंगे उसको, ताकि एग्जामिनर को जो है उसको देखने में अच्छा लगेगा और वो आपको बेहतर मार्क्स देगा। और जो भी हम लिखेंगे वह एक अच्छा ढंग का हैंड राइटिंग बना करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो अपमार्जक जो है इसको डिटर्जेंट भी कहा जाता है, डिटर्जेंट भी पूछ सकता है अपमार्जक के जगह। तो इसका हम क्या लिखेंगे अपमार्जक के बारे में कि वैसे पदार्थ जिनका उपयोग कपड़ों एवं अन्य घरेलू सामग्री की सफाई के लिए किया जाता है वैसे पदार्थ जिनका उपयोग कपड़ों एवं अन्य घरेलू सामग्री में आपके बर्तन आ जा सकते हैं और भी कई प्रकार के घरेलू आपके सामग्री है। जैसे आप अपने जो लकड़ी का बना हुआ बहुत सारा जो कुर्सी होता है या चौकी वगैरह होता है या पलंग वगैरह होता है, तो उसको भी साफ करने के लिए हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनका उपयोग कपड़ों एवं अन्य घरेलू सामग्री की सफाई के लिए किया जाता है, अपमार्जक अथवा लिख लीजिए, अथवा इसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। डिटर्जेंट अपमार्जक अथवा डिटर्जेंट कहलाता है। ऐसे इसको वैसे को वैसा कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे वैसे भी लिखिएगा तो चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो अपमार्जक में हमारा आ जाएगा साबुन, अपमार्जक में साबुन आ जाएगा। इसका उपयोग भी हम घरेलू सामग्री की सफाई के लिए करते हैं और कपड़ों की सफाई के लिए भी हम करते हैं। तो साबुन क्या है, एक प्रकार का अपमार्जक है, एक प्रकार का डिटर्जेंट है। उसके बाद सर्फ, जिसको सरफ हम लोग बोलते हैं, सरफ से भी हम लोग कपड़ों की सफाई करते हैं। उसके बाद सोडा भी होता है। ये सोडा का उपयोग अब बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग जब बचपन में थे तो उस समय सर्फ के जगह लोग सोडा का उपयोग करते थे। तो इत्यादि ये सब जो है हमारे अपमार्जक अथवा डिटर्जेंट का उदाहरण है। तो इस तरह से वैसे पदार्थ जिनका उपयोग कपड़ों एवं अन्य घरेलू सामग्री की सफाई के लिए किया जाता है, अपमार्जक अथवा डिटर्जेंट कहलाता है, जैसे साबुन, सर्फ, सोडा इत्यादि। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका हमने व्याख्या पूरी तरह से कर लिया। उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर अवसरोचित परिधान। आंसर हमें 12 का लिखना और 12 में हमारा क्या है, किस चीज़ हमारा हेडिंग है। तो यहाँ पर है, यहाँ लिख दीजिएगा आप एग्जाम में ये इस तरह से अवसरोचित परिधान, इस तरह से आप करके और आप एक अंडरलाइन कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो एग्जामिनर को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और वो बहुत ही आपको पूरा 2 का 2 मार्क्स इसमें देगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस पर आपको पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि आप समझ भी जाएंगे और ठीक से नहीं लिख पाएंगे, लिखने का तरीका आपका ठीक नहीं होगा तो फिर मार्क्स आपका नहीं मिलेगा। और ये दिमाग में रखिए कि एक भी प्रश्न हमें एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि आपको ऐसे तो आपको जितना हम पढ़ा देंगे उससे बाहर जब नहीं आएगा,
तो फिर इसको बार बार इस लेक्चर को सुनने में और फिर इसका नोट्स बनाने में, उसको रीडिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इन केस इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न याद नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ लिखना, और लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड ही, अपने दिमाग से कुछ लिखना है, क्योंकि कुछ भी लिखिएगा तो उसमें मार्क्स जो है एग्जामिनर निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि ये सरकार का भी गाइडलाइन है कि बच्चे अगर कुछ भी लिखते हैं तो उन्हें मार्क्स देना है। तो कुछ भी का मतलब कि आप अनाप शनाप बात नहीं लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि असरोचित परिधान। तो परिधान का अर्थ होता है वैसे कपड़े जिसे हम पहनते हैं। आप किसी कपड़े के दुकान पर जाइएगा तो वो लिखे हुए रहता है कि पंकज परिधान या फलाना परिधान, कोई यानी वस्त्रालय और परिधान करके भी अपने दुकान का नाम लिखे रहता है। तो परिधान का अर्थ होता है कि वो वस्त्र होता है एक प्रकार का जिसे हम पहनते हैं। और अवसरोचित, तो ये ऐसे वस्त्र है जिसको किसी अवसर पर पहना जाता है। तो अवसर हमारे जीवन में क्या होता है? तो पर्व त्योहार हो सकता है, कोई उत्सव हो सकता है। तो उत्सव पर्व त्योहार है या कोई विशेष अवसर है। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में आपको इस तरह का देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो है उस समय जो उसका परिधान होता है, जो आग देता है या कुछ भी धोती पहनता है, या आप देखते हैं कि आपको अगर कोई इस्लाम धर्म में देखेंगे कि नमाज पढ़ने अगर जा रहा है तो सिर पर एक विशेष प्रकार का टोपी लगा लेना। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं कि इसको कोई कंटिन्यू नहीं पहनता है, लेकिन कुछ खास अवसर पर उसको उस तरह के परिधान को धारण करता है व्यक्ति। तो वैसे परिधान जो किसी त्यौहार अथवा त्यौहार, उत्सव और किसी विशेष अवसर पर पहने जाते हैं अवसरोचित परिधान कहलाते हैं। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि वैसे कपड़े या इसको वस्त्र भी आप लिख सकते हैं। वैसे कपड़े जो किसी त्योहार मतलब पर्व हो गया ये, उसके बाद उत्सव एवं किसी विशेष अवसर पर, जैसे शादी विवाह हो गया, ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का उत्सव हो गया। तो विवाहोत्सव हम लिखते भी हैं, शादी विवाह को विवाहोत्सव करके हम लोग लिखते हैं। तो वैसे कपड़े जो किसी त्योहार, उत्सव एवं किसी विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं क्या कहलाते हैं? अवसरोचित परिधान कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको अवसरोचित जो परिधान है इसका व्याख्या कर दिया। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो अगर हम लिखें तो हमें अच्छे खासे ढंग के आपको नंबर आएंगे। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में भी पूजा पाठ वगैरह होता है तो आपको धोती जो है वो पहनता है, उसको हल्दी वगैरह से कलर करके पहनता है, या किसी विवाह के अवसर पर, किसी पूजा पाठ के अवसर पर, जैसे छठ पर्व है उस समय आप कपड़ों को देखिए किस तरह से विशेष ये अवसर पर ये इस कपड़े को पहनते हैं, और वैसे कपड़े लोग सब दिन नहीं पहनते हैं। तो वैसे कपड़े जो किसी त्योहार, उत्सव एवं किसी विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं अवसरोचित परिधान कहलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बीसीजी। तो बीसीजी हमारा 13 नंबर है, उसके पहले हम इसी 11 नंबर को मिटा देते हैं।
आंसर लिखने का एग्ज़ाम में जो तरीका है उसको आप निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप तरीका का फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ पर हमको लिखना है आंसर 13। इसमें हमारा क्या है, किस विषय पर लिखना है, तो उसका यहाँ चर्चा कर दीजिए। BCG, इसको अंडरलाइन कर देंगे और फिर नीचे से उसका हम आंसर लिखना जो है वो शुरू करेंगे। और BCG के बारे में आप सभी लोग जो है BCG से अवगत है कि BCG क्या होता है। तो एक प्रकार का ये टीका होता है, और ये BCG का जो टीका होता है, तो BCG का अगर पूरा नाम देखा जाए तो बैसिलस कैलमेट-गुएरिन होता है इसका हम BCG के बारे में लिखेंगे कि BCG का पूरा नाम B फॉर बैसिलस, और उसके बाद C से क्या हो जाएगा, कैलमेट, बैसिलस कैलमेट, C फॉर कैलमेट, और उसके बाद G है, G फॉर क्या होगा, गुएरिन। तो BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट गुएरिन है। B से बैसिलस होगा, C से कैलमेट होगा और G से गुएरिन होगा। तो BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट गुएरिन है। यह है तपेदिक को हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। टीबी एक प्रकार का बीमारी होता है। तो यह है तपेदिक के इलाज के लिए या तपेदिक के इलाज के लिए टीका के रूप में लगाया जाता है। टीका के रूप में लगाया जाता है, यानी टीबी अगर किसी व्यक्ति को, अगर उसको क्या होता है कि बच्चे को लोग क्या करते हैं कि बचपन में ही BCG का टीका दिलवा देते हैं। और ये जो टीका होता है वो कहाँ पर दिया जाता है, ये बाँह में दिया जाता है, बाएं बाँह में। ये लेफ्ट आपका ये जो बायां बाँह है इसमें दिया जाता है, और बाँह के ठीक ऊपर, और स्किन जो होता है इसके बाँह के ठीक ऊपर जाएंगे और स्किन में ही दिया जाता है, इसके स्किन के ठीक नीचे दिया जाता है। तो इसे बाएं बाँह के ठीक ऊपर, और जो त्वचा है हमारा स्किन, त्वचा के ठीक नीचे दिया जाता है, ठीक नीचे दिया जाता है। तो BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट गुएरिन है। यह तपेदिक टीबी के इलाज के लिए टीका के रूप में लगाया जाता है। इसे बाएं बाँह के ठीक ऊपर और त्वचा के ठीक नीचे दिया जाता है इस सुई को। और ये अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुएरिन का नाम आप याद रखिएगा। इसमें एक है अल्बर्ट कैलमेट, ये आपको नाम याद रखना है, और एक है जिसका नाम है केमिली गुएरिन, एक है जिसका नाम है केमिली गुएरिन। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो है ये वैज्ञानिक है, ये साइंटिस्ट है, और इन्होंने ही क्या किया था कि इस BCG का जो टीका है इसका खोज किया था।
तो आप इस दोनों वैज्ञानिक को का नाम याद रखिएगा। और ये वैज्ञानिक जो है कहाँ के हैं, तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ये फ्रांस के हैं, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। तो कैमिली गुएरिन और अल्बर्ट कैलमेट, ये दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और इन्होंने ही टीबी के इलाज के लिए आपको बीसीजी का टीका तैयार किया था। तो ये इतना कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप जो है आप बना देंगे। क्योंकि इतना लिखने के बाद थोड़ा सा जो तपेदिक टीबी का जो लक्षण होता है, जैसे खांसी वगैरह हो गया, दम घुटना हो गया, ये सब जोड़ करके आप इसको लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 13वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 12 मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रदूषण। आंसर 14। बिल्कुल इसी तरह से आप एग्जाम में हेडिंग देंगे और पेज के ठीक बीच में इस तरह से लिखेंगे आंसर 14। और यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे क्या, आंसर लिखने के पहले जिसके बारे में हमें लिखना है उस टॉपिक का चर्चा कर देंगे। तो यहाँ प्रदूषण, प्रदूषण या इसी को हम अंग्रेजी में पॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो हवा, पानी या मिट्टी जैसे पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश प्रदूषण क्या है। हवा, पानी अथवा मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कहलाता है। जैसे इसमें एक होता है वायु प्रदूषण, एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जल में अगर मिल गया हानिकारक पदार्थ तो जल प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषण। एवं मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी में अगर कुछ हानिकारक पदार्थ मिल गया तो मृदा, हमारा जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है इत्यादि। इस तरह से हम प्रदूषण के बारे में इतना ही हमें लिखना है और इससे हमारा एक बेहतर मार्क्स आ जाएंगे। तो प्रदूषण के बारे में हमने क्या लिखा कि हवा, पानी अथवा मिट्टी, ये क्या है, हमारे पर्यावरण के घटक है। घटक है यानी पर्यावरण के आयाम है, यानी इन सब चीज़ों से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है ये बनता है। तो हमारे पर्यावरण में हवा, पानी और मिट्टी शामिल होते हैं और इसमें जब कोई हानिकारक पदार्थ का प्रवेश हो जाता है, जैसे हवा में आपको कल कारखानों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं वो अगर मिल जाए तो हमारा जो वायु है वो प्रदूषित हो जाता है। पानी में हम क्या करते हैं कि सीवरेज वगैरह, सीवेज जो शहरों से निकलने वाले जो कचरे हैं हम उस नदियों में बहा देते हैं और इससे हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है। और मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी में भी हम बहुत सारे हानिकारक जो पदार्थ है वो उसमें मिल जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो संतुलन है हमारे इन्वायरमेंट का वो बिगड़ जाता है और बिगड़ने के कारण हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से प्रदूषण के बारे में हम इतना ही लिखेंगे कि हवा, पानी अथवा मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए प्रदूषण कहलाता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण इत्यादि। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हो गया। अब हम चलते हैं 15 नंबर की तरफ। तो ये मिटा देते हैं आपको।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 15 ठोस आहार, यानी हमें फिर इस तरह से पेज के बीच में हम लिख देंगे आंसर 15 और उसके बाद हम ये आपको टॉपिक लिख देंगे, किस टॉपिक पर हमें टिप्पणी करना है, तो ठोस आहार पर करना है। सॉलिड हम डाइट इसको बोल सकते हैं, ठोस आहार। तो ठोस आहार क्या होता है, तो ठोस आहार का अर्थ है कि ठोस या अर्ध ठोस भोजन से, माने पूरा ठोस भी हो सकता है, जैसे मक्का की रोटी है तो पूरा ठोस है, और उसी को अगर हाथ से आप क्या कीजिए कि उसको मैश कर दीजिए, उसको थोड़ा सा महीन बना दीजिए, उसमें कुछ दूध वगैरह या कुछ मिला करके बच्चे वगैरह को खिलाना है, तो उसको हम अर्ध ठोस भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा तरह से वो तरल भी नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे आहार जो तरल नहीं होते हैं, जो तरल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं, और वो ठोस भी हो सकता है और आधा ठोस भी हो सकता है, मतलब कि पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होगा और पूरी तरह से आपको सॉलिड भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठोस आहार का अर्थ है ठोस या अर्ध ठोस भोजन से, ठोस या अर्ध ठोस भोजन जो तरल पदार्थों से अलग होते हैं। हम इसके बारे में लिखेंगे कि ठोस अथवा अर्ध ठोस मतलब आधा ठोस, अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ जो तरल पदार्थों से भिन्न होते हैं, भिन्न होते मतलब अलग होते हैं, अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, ठोस आहार कहलाते हैं। ठोस आहार कहलाते हैं, मतलब ये ऐसा आहार है जो तरल नहीं है। जैसे दूध क्या है, एक तरल आहार है। उसी तरह से यदि आप दूध को क्या कीजिए कि मक्का का रोटी या किसी और चीज़ में उसको क्या कीजिए कि मैश कर दीजिए, उसको अच्छी तरह से उसको महीन करके और मिला करके थोड़ा गाढ़ा बना दीजिए और तब उसको खिलाइए बच्चे को। तो क्या होता है ना कि वो पूरा तरह से हम उसको ठोस भी नहीं कहते क्योंकि वो गीला होता है, आधा ठोस होता है। तो ठोस अथवा अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ जो तरल पदार्थ से भिन्न होते हैं ठोस आहार कहलाते हैं। ठोस अथवा अर्ध ठोस यानी वैसे खाद्य पदार्थ जो ठोस अथवा अर्ध ठोस होते हैं और जो तरल पदार्थ जो होता है, जो लिक्विड होता है, उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ये आपको और ये जो है से किसको दिया जाता है, और ये 6 माह की उम्र के बाद शिशुओं को दिया जाता है। इसे इस प्रकार का आहार, इस प्रकार का आहार 6 माह से अधिक उम्र के शिशुओं मतलब बच्चों को, शिशुओं को देना प्रारंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है। यानी 6 महीना के पहले कोशिश करना चाहिए कि हमें ठोस या अर्ध ठोस आहार हम बच्चे को नहीं दें, क्योंकि उस समय तक उसका जो आंत होता है और उसका जो लीवर होता है वह अधिक ठोस या अर्ध ठोस खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन 6 माह से अगर अधिक शिशु का उम्र हो जाए तो हम उसे ठोस या अर्ध ठोस आहार जो है देना शुरू कर देंगे, उसे आदत लगाएंगे। और इस आहार में क्या आ जाएगा, तो इस आहार में आ जाएगा जैसे फल, उसके बाद आपको सब्जियां, ये सब्जियां जो है इसको हम उबाल करके दे सकते हैं, उबली हुई सब्जियां दे सकते हैं। तो फल, सब्जियां, मांस भी अगर हम देंगे तो उसको, ये मांस ठोस आहार होता है लेकिन इसको मैश करके देंगे, माने पीस करके देंगे, तो इत्यादि। तो ये सब जो है ठोस अथवा अर्ध ठोस आहार होते हैं।
तो ठोस अथवा अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ जो तरल पदार्थों से भिन्न होते हैं ठोस आहार कहलाते हैं। इस प्रकार का आहार 6 माह से अधिक उम्र के शिशुओं को देना प्रारंभ किया जाता है, जैसे फल, सब्जियां, मांस इत्यादि। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 16 पानी के प्राकृतिक स्रोत। फिर इसी तरह से हम हेडिंग दे देंगे बीच में आंसर 16। हमारा जो टॉपिक है किस चीज़ पर नोट्स लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो पानी के प्राकृतिक स्रोत पर हमें टिप्पणी लिखना है। संक्षेप में इस पर टिप्पणी लिखना है। इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमारा कॉपी में, और कोशिश कीजिए कि इस दोनों में आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज कीजिए। आप अगर ब्लैक से हेडिंग देते हैं, आप ये टॉपिक का नाम लिखते हैं तो ब्लू से अपना आंसर लिखिए। अब ब्लू से अगर टॉपिक का नाम लिखते हैं तो ब्लैक से आप अपना आंसर लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका नोट्स की तरह आपका आंसर जो है एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सतही जल है और भूजल है और वर्षा का जल, ये तीनों पानी के प्राकृतिक स्रोत है। तो सतही जल जैसे नदियों, ये जो जमीन के सतह पर जो पानी हमें मिलता है उसी को हम सतही जल कहते हैं। तो जमीन के ऊपर आप देखिएगा तो नदियां बहती है, झील और तालाब बहती है। तो सतही जल जैसे नदियों, झीलों एवं तालाबों के जल, उसके बाद भूजल जैसे भूजल में क्या आ जाएगा, तो आपको भूजल में कुआं और झरनों का जल आ जाएगा। भूजल जैसे कुओं और झरनों के जल, उसके बाद कुओं और झरनों के जल, और उसके बाद एक और आ जाएगा वर्षा का जल तथा वर्षा का जल पानी के तो हमारा ये जो 16 नंबर है ये है हमारा पानी के प्राकृतिक स्रोत। तो पानी के जो नेचुरल सोर्सेज है उस पर हमें क्या करना है कि ये टिप्पणी लिखना है। तो पानी के प्राकृतिक स्रोत में यदि हम देखें तो हमारा जो नेचुरल सोर्सेज है वो क्या आता है, देखिए सतही जल है। तो सतही जल में क्या आएगा, जो ज़मीन के सतह पर जो पानी आपको मिल जाता है, जैसे नदियों का जल हो गया। उसके बाद झील होते हैं ज़मीन के सतह पर, और क्या होते हैं, तो तालाब होते हैं जिसको पोखरा हम लोग देहात पे कहते हैं, पॉन्ड्स के जल। ये जो है प्राकृतिक जल है। नदियों के जल, झीलों के जल और तालाबों के जल, ये तीनों सतही जल है और ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो जाता है, नेचुरल तरीके से यह प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कुछ भूजल है जो ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है, जैसे कुओं का जल और झरनों के जल, ये भी एक भूजल है। और तथा वर्षा का जल, जो आपको रेन वाटर है, जो वर्षा का जल है वो क्या है, ये सभी पानी के प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। तो इतना अगर हम लिख दें तो निश्चित रूप से हमारा 2 मार्क्स निश्चित रूप से इसमें
मिल जाएंगे, किसी प्रकार की इसमें कटौती नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन से हमारा मतलब है, इसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस इसे बोल सकते हैं। तो मानवीय संसाधन में क्या आ जाएगा, ये 17 नंबर है, पहले इसको हम लिख देते हैं आंसर 17 और हेडिंग हम दे देते हैं मानवीय संसाधन। आप एग्जाम में आंसर लिखने की जो कला है, हम जो बता रहे हैं, इसको आप निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। कभी कभी हम लोग इस तरह से लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, तो लेफ्ट साइड में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको एग्जामिनर को आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे अपना आंसर के प्रति और अपने कॉपी के प्रति, और एग्जामिनर को बहुत कम परेशानी होती है यदि आप इस तरह से, क्योंकि हम लोग भी कॉपी वगैरह देखने जाते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि अगर बच्चे इस तरह से लिखे हैं तो हमें थोड़ी आसानी होती है। तो इस तरह से व्यक्तियों की जो आंतरिक क्षमताएं, कोई भी जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ क्षमता होती है, और वो क्षमता क्या होती है, ये हर व्यक्ति के अंदर कुछ ज्ञान होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने में आपको कुशल होता है, कुशलता होती है। तो ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, ये क्या है, एक व्यक्ति की क्षमता है। और उसके बाद रुचि भी होता है अलग अलग, हर व्यक्ति की जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो भी अलग अलग है। तो देखिए ज्ञान, कौशल, रुचि, और उसके बाद दृष्टिकोण, देखने का जो नज़रिया है, देखिए कितना सारा चीज़ पर हम इसको मानवीय संसाधन को क्लियर करेंगे। ज्ञान, कौशल, रुचि, उसके बाद दृष्टिकोण, देखने का जो नज़रिया है हर व्यक्ति का। तो जो दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण के साथ हर व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये 5 आधार पर हम मानवीय संसाधन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, हर व्यक्ति में किसी न किसी क्षेत्र में कुशलता होती है। जैसे किसी को पढ़ने में कुशलता है, किसी को पढ़ाने में कुशलता है, किसी को सब्जी बनाने में कुशलता है, तो किसी को आप समझिए कि बहुत अच्छा रनर है, दौड़ने में कुशलता है। तो ये हर व्यक्ति में अलग अलग ये गुण पाए जाते हैं। उसके बाद रुचि भी सबों की अलग अलग होती है। दृष्टिकोण, किसी विषय वस्तु को परखने का, देखने का जो नज़रिया होता है, वह भी हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। और उसके बाद जो एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा होता है हर व्यक्ति के अंदर, वो अलग अलग होता है। बहुत सारा व्यक्ति आपको टूट जाता है, छोटा सा अगर घटना घट जाए तो उस घटना को वो झेल नहीं पाता है और उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। और उसी जगह आप दूसरे व्यक्ति को देखिएगा तो उससे दुगना बड़ा घटना भी उसके साथ घट जाए, फिर भी वो एनर्जेटिक रहता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का जो ऊर्जा होता है, एनर्जी लेवल होता है, वो अलग अलग होता है। तो व्यक्तियों की ये क्या है, आंतरिक क्षमताएं हैं, उसके अंदर की कैपेसिटी है। तो व्यक्तियों की आंतरिक क्षमताएं जैसे ज्ञान, कौशल, रुचि, दृष्टिकोण तथा ऊर्जा जो है, जिनका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कि व्यक्तियों की आंतरिक क्षमताएं, व्यक्तियों की आंतरिक क्षमताएं, जैसे कौन सा आंतरिक क्षमता है, जैसे ज्ञान, उसके बाद कौशल, उसके बाद रुचि, उसके बाद दृष्टिकोण तथा ऊर्जा, एनर्जी। ये ज्ञान, कौशल, रुचि, दृष्टिकोण, ऊर्जा,
तो ये सब जो है इसका जिनका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में ऊर्जा जिनका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है मानवीय संसाधन कहलाता है। तो ये मानव का ये मनुष्य का एक रिसोर्सेज है, किसी भी मनुष्य का ये संसाधन है, ये एक रिसोर्सेज है जिसका उपयोग करके मानव क्या कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और क्या कर सकता है, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। जैसे हम सभी जीते हैं, हम सभी को जीने का अपना अपना एक तरीका होता है। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन भी नहीं है, बहुत बड़ा व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जीवन की गुणवत्ता बहुत बेहतर है। आप चले जाइए, आप अपनी आवश्यकताओं को, चूँकि आप एक स्टूडेंट है, आप एक विद्यार्थी है, आप अपने आवश्यकताओं को जितना सीमित हो सकता है, जितना लिमिट में आप रख सकते हैं उतने लिमिट में रखिए, तभी जा कर के आपके जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। और आप अपना जो ज्ञान है, आपके अंदर जो हुनर है, कौशल है, स्किल है, आपका जिस क्षेत्र में रुचि है, इंटरेस्ट है, उसके बाद आपको जो देखने का नज़रिया है किसी चीज़ को, या आपके अंदर जो एनर्जी है, इन सब का उपयोग आप लक्ष्यों को अपने प्राप्त करने में लगा दीजिए। ये सभी आपके संसाधन हैं, आंतरिक क्षमताएं जो है ये आपके मानवीय संसाधन है आपके। तो ये जो रिसोर्सेज है, आपके संसाधन है किसी भी मानव का, तो इन संसाधनों का उपयोग आप कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, और अपने जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए कीजिए। और इसलिए इन सारी चीज़ों को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे तो माना जाए तो मानव खुद जो है क्या है, किसी देश का, दुनिया का एक संसाधन है, क्योंकि मानव नई नई खोजें करता है, इंसान के जीवन में जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए एक डॉक्टर, वैज्ञानिक तरह तरह से अपना प्रयास करता है। तो इस तरह से मानव भी एक संसाधन है, लेकिन मानव के अंदर जो क्षमताएं हैं वो भी एक रिसोर्सेज है किसी मनुष्य का, और उसी को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से हमें इतना हमें इसमें लिख लेना। उसके बाद हम चलते हैं 18 नंबर पर, इसको मिटा देते हैं। आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको 24 घंटा का जो दिन रात होता है उसमें से ओनली 3 आवर्स, 3 घंटे आप अपने जीवन के लिए निकाल लीजिए। आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। सफलता प्राप्त करना है तो आप अपने जीवन का जो 3 घंटा है, कम से कम 24 घंटा में प्रतिदिन अपने लाइफ के लिए लगाइए। तो हमारा आंसर 18 नंबर देखिए, 18 नंबर। 18 नंबर में हमारा जो टॉपिक है जिस पर हमें टिप्पणी लिखना है वो है आहार्य मिलावट। आहार्य मिलावट पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आहार्य मिलावट पर हम लिखेंगे कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं, हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि हानिकारक या घटिया पदार्थों को मिला दिया जाता है, और उसकी जो शुद्धता है और उसकी जो शुद्धता और पोषक तत्व जो है उसको कम कर दिया जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में हानिकारक या घटिया पदार्थों को मिलाकर, आहार्य मिलावट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि खाद्य पदार्थों में
खाद्य पदार्थों में हानिकारक और घटिया पदार्थों को मिलाकर उसकी गुणवत्ता और शुद्धता को कम कर दिया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। आहारीय मिलावट कहलाता है। आहारीय मिलावट कहलाता है। जैसे आप देखिएगा कि आप यदि घी को ही ले लीजिए, घी आपका खाद्य पदार्थ है और उसमें क्या किया जाता है कि आपको कुछ केमिकल वगैरह मिला करके, दूध में ही केमिकल वगैरह मिला करके और उसके बाद मार्केट में घी बेचा जाता है और घटिया चीज़ को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इस घी की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और उसकी शुद्धता भी कम हो जाती है। और इसके कारण अगर आप उसको खाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक होता है और इसी को हम आहारीय मिलावट कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारी आयु भी कम हो जाती है। तो इसी को आहारीय मिलावट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है 19 नंबर पर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। चलो यहाँ से गायब कर देते हैं इसको। उसके बाद चलिए हमारा नेक्स्ट है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमें लिखना है 19 नंबर। तो यहाँ आप आंसर लिख दीजिए 19 और टॉपिक है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस पर हमें संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। तो इस पर हम लिखेंगे कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है क्या कहलाती है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति, जैसे अभी कोविड जैसा खतरनाक जो है वायरस आया था, जिसके कारण पूरे दुनिया में करोड़ों लोगों की जान गई थी और करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे, अगर रूरल एरियाज में चले जाइए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, तो वहाँ पर जो है लोगों की मृत्यु बहुत कम संख्या में हुई है। क्यों? क्योंकि ये लोग धूप में, उसके बाद ठंडक में, बरसात में, यानी विकट परिस्थितियों में जो है क्या करते हैं कि अपने शरीर से क्या आपको संघर्ष करते हैं
और संघर्ष करने के कारण क्या है कि उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा कोविड जो है परेशान नहीं कर पाया और लोग जो है वो बच गए इस खतरनाक दौर में भी। तो क्यों बच गए? क्योंकि उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता थी उनके अंदर, वो बहुत मजबूत था, यानी उनकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग थी। तो आपका इम्यूनिटी भी तभी स्ट्रांग होगा जब आप काम करेंगे। और आप जानते हैं कि दुनिया में आज भी देखा जाए तो जापान के लोगों की जो औसत आयु है सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ 100 वर्ष के लोग भी जितना मेहनत कर लेते हैं, यहाँ का नवयुवक भी उतना मेहनत नहीं कर पाता। तो यहाँ इस तरह से हमें अगर इस क्षमता को बढ़ाना है, अगर हमारे शरीर में अगर हमारा इम्यूनिटी अगर वीक है, कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है अगर ये कमज़ोर है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? फल, सब्जी, हल्दी, अदरक ये सब का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कि इसे बढ़ाने के लिए हमें अपने आहार में फल, हरी सब्जियां, उसके बाद अदरक, उसके बाद आप लहसुन, ये सब है। अदरक और लहसुन जो है ये एक प्रकार की औषधि है, तो इनका अगर आप प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपको संतरा हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी भी बहुत बड़ा एक आपको एंटीबायोटिक का कार्य करता है, तो हल्दी हो गया, उसके बाद संतरा हो गया, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो संतरा इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसको आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार में फल, हरी सब्जियां, अदरक, लहसुन, हल्दी, संतरा इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए तथा नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए एवं योग करना चाहिए। ये सारा चीज़ अगर आप करते हैं तो फिर आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाती है और आप लंबी आयु तक आप जीवित रह पाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फफूंदी, 20 नंबर। तो हम आज का जो अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, वहाँ चलते हैं। 20 आंसर 20 का लिखेंगे और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है फफूंदी। तो इसी फफूंदी यानी फंगस, इसी फंगस पर हमें क्या करना है कि एक संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। तो ये क्या है? एक प्रकार का कवक है और ये नम और गर्म वातावरण में पनपता है। ये फफूंदी क्या है? तो यह है एक प्रकार का कवक है जो नम एवं गर्म वातावरण में पनपता है। तो ये नम और गर्म का मतलब हो गया कि गर्मी के समय में आप देखिएगा कि बिल्कुल पसीना टाइप का, चिपचिप टाइप का जो आपका शरीर हो जाता है, जिससे आपका शरीर खुजलाने लगता है, तो वैसे ही कंडीशन को हम नम एवं गर्म वातावरण बोलते हैं। और उसी के समय ये कवक जो है, ये फंगस जो है, ये पनपता है और विभिन्न सतहों पर उग जाता है, पनपता है और विभिन्न सतहों पर उग
उग जाता है। जैसे कहाँ कहाँ ये उगेगा, किसके सतह पर उगेगा, तो ये कपड़ों पर भी फंगस उग जाते हैं, उसके बाद चमड़े पर, उसके बाद कागज़ पर, दीवार पर। जैसे कागज़, कपड़े, दीवार आदि पर ये उग जाते हैं। इससे एलर्जी होता है, इससे एलर्जी होता है। आपके शरीर में आपको एलर्जी टाइप का हो जाएगा। एलर्जी मतलब कि खुजली उजली टाइप का, एक बेचैनी टाइप का हो जाएगा इससे, फफूंदी के वजह से। तो ये एक प्रकार का कवक है, एक फंगस है जो नम एवं गर्म वातावरण में पनपता है और विभिन्न सतहों पर उग जाता है। अब सतह कौन सा है, तो कागज़, कपड़े, दीवार आदि पर ये उग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जब ये हमारे त्वचा के साथ है, ये क्या होता है कि जब उग जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा बेचैनी और खुजलाहट, आपको एलर्जी हो जाएगा, इतना खुजलाहट और बेचैनी हो जाएगा कि आप ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। तो इसके वजह से आपका जो ठीक से नहीं सोएंगे तो फिर आपके शरीर के जो दूसरे पार्ट्स है, नींद ही ठीक से नहीं आएगी, तो कई प्रकार के आपकी परेशानियां आपके शरीर के अंदर हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने होम साइंस का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको भी हमने पूरा किया। और हम अगला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो कंबाइंड होगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और होम साइंस का, और तीनों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो एक दो या तीन लेक्चर में हम चाहेंगे कि उसे समाप्त करें। उसके बाद हम अपना फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। फेज़ 1 में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस, इस तीनों का फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फेज़ 2 में हम क्या करेंगे कि दूसरा आपको PYQ उठाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, और इस तरह से व्याख्या करेंगे कि आपका जो सिलेबस है सभी विषयों का वो भी पूरा हो जाए, आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए और इन विषयों के बारे में आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बन जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से फिर कहते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच जो भी छात्र हैं पढ़ने वाले, जो 10th क्लास के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, उनको आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और जिस दिन आपका 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा उसके बाद लाइव आप लोगों को हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और इस लक्ष्य को हम अक्टूबर में चाह रहे हैं कि ये छुट्टी के समय में हम इस लक्ष्य को पूरा करें। और उसके बाद नवंबर में जब आपका एग्ज़ाम के लिए जब हम लोग प्रिपरेशन करें तो फिर एक उसी समय सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएंगे तो हमारे साथ कम से कम 1000 या 500-700 स्टूडेंट जब जुड़ जाएंगे तो हमारा एक घंटे का या जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उतना समय तक हमारा जो है लाइव चलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।